हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं क्लास हिस्ट्री के हमारे नोट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में। पॉलिटिकल साइंस के नोट्स आपको कल मिलेंगे। थोड़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आज नहीं बना पाई मैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण व सिंध विजय। तो पहला है, पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था वो कौन था। मुस्लिम पूछा है, पहली बार किस मुस्लिम ने भारत पे आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मुस्लिम जो पहला आक्रमण था वो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर वह अरब जनरल जिसने 711 ईस्वी में सिंध पे विजय प्राप्त की थी और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया था, वो ही कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, पुस्तक तहकीक मालिल ए हिंद किसने लिखी थी? अल बिरूनी ने। अल बिरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तहकीक मालिल ए हिंद। तहकीक मालिल ए हिंद किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला कौन सी भाषा में लिखी थी? तो ये कौन सी भाषा में लिखी थी? ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अरबी भाषा में। और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? इसमें जो वर्णन किया गया है वो है जैसे कि समाज, संस्कृति, खगोल और जो कानून है, रीति रिवाज हैं, उन सभी का वर्णन इस बुक में है। किसकी पुस्तक है ये? अल बरूनी की। किताब उल हिंद बहुत से एग्जामों में पूछी जाती है ये, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछी जाती है। सीईटी हो चाहे और कोई भी, तो उनमें सभी में आती है। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। ये किसके द्वारा लिखी गई? अल बरूनी के द्वारा। उज्बेकिस्तान का यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, तो कौन था ये? अल बरूनी। कहाँ का था ये? उज्बेकिस्तान का। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान कौन से आक्रमणकारी के साथ था? तो ये महमूद गजनवी के साथ था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ में था। फिर है, मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो कौन सी लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी जीत गए थे? तो ये तराइन की दूसरी लड़ाई में 2 बार लड़े थे और दूसरी लड़ाई में इनकी हार हुई थी। फिर है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का। नेक्स्ट है, कौन सा जो है राजा वो था जिसने 11वीं शताब्दी में गुजरात के ऊपर हमला किया था और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। किसने? मोहम्मद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में गुजरात के ऊपर हमला किया, वह जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है उसको लूटा था। मोहम्मद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण। पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था सोमनाथ के ऊपर। कहाँ था? सोमनाथ। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर कौन से राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। ज़्यादातर ये आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया है ऐतिहासिक मंदिर सोमनाथ मंदिर। कहाँ? गुजरात में। फिर है चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और कौन से वंश के? कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो ये हमने अभी पढ़ा, चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। जो जयचंद कौन से वंश के थे? ये हैं गहड़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद। फिर है शासक। तो कौन से शासक ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो मोहम्मद गोरी को हराने वाला शासक कौन था? भीम द्वितीय थे। 1178 में इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, तो 1101 ईस्वी में 1001 ईस्वी में। कब किया था? 1001 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण, पहला आक्रमण। फिर है किताब उल हिंद के लेखक जो अल बरूनी है,
को शासक महमूद गजनवी के द्वारा बंदी बनाया गया था। किसने इनको बंदी बनाया था? अल-बरूनी को महमूद गजनवी के द्वारा बंदी बना लिया गया था। 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनवी जो है, ये गजनी नहीं गजनवी आएगा, भारतीय शासक किसको हराया था? तो किसको हराया था इन्होंने? जयपाल को। किसने को हराया था? महमूद गजनवी ने जब भारत पे पहला आक्रमण किया था तब इन्होंने किसको हराया था? जयपाल को। फिर आता है दिल्ली सल्तनत की सत्ता और मोहम्मद गोरी का आक्रमण। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र नष्ट हो गया था। कब हुआ था ये? 1200 ईस्वी में। नालंदा जो कि प्राचीन शिक्षण और मठ का एक केंद्र है वो नष्ट हो गया था। तो कब नष्ट हुआ था? ये 1200 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में। कब की गई थी? वर्ष 1206 में। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय को से पराजित हुआ था। तो जो मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था पृथ्वीराज तृतीय से, कब हुआ था? 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में, राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे। मतलब राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। जो चंदावर है वो वर्तमान में कहाँ पर है? इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो चंदावर का युद्ध है, तो ये चंदावर पूछ ले कहाँ पर है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश। कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो ये राज्यपाल। कन्नौज पर महमूद गजनवी के समय आक्रमण, ये राज्यपाल शायद नहीं होगा, मैं एक बार देख लेती हूँ इसको। ये राज्यपाल ही है, बस इसका लिखने का जो तरीका है ना वो थोड़ा गलत कर दिया। मतलब ये जय हाफ नहीं, पूरा जय आएगा यहाँ पर। एक सेकंड रुकना। ये है राज्यपाल और ये जो है प्रतिहार वंश के हैं। प्रतिहार वंश के। नेक्स्ट है एक घटना जो कि ये ऊपर वाला रह गया। महमूद गजनवी का क्या था? दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये उत्बी था। दरबारी इतिहासकार उत्बी। एक घटना एक परिणाम रहित विजय, ये कथन आधुनिक इतिहासकार के अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो ये किसका है? लेन पुल का। किसका है ये? लेन पुल का। एक घटना एक परिणाम रहित विजय। नेक्स्ट है गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। मध्य एशिया के वह शासक जो 1192 में उत्तर भारत को जीता था जिन्होंने, तो रिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा जो है शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज तृतीय। भारतीय गौरव यानी कि यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये पृथ्वीराज के लिए। किसके लिए इस शब्द का उपयोग किया है? अंतिम सूर्य या भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य। तो ये पृथ्वीराज के लिए उपयुक्त हुआ था, प्रयुक्त। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल व बिहार की विजय प्राप्त की थी। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गोरी का दास था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो यहाँ पर लिख लो गुलाम वंश की कुछ बार चीज़ें लिख लो यहाँ पर। गुलाम वंश क्या था? ये मध्यकालीन इतिहास का एक राजवंश है जिसने कब से लेकर के कब तक शासन किया था? 1206 से लेकर के 1290 तक इन्होंने शासन किया था गुलाम वंश ने। और पहला शासक कौन था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था पहला शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।
लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद इसके बाद में जो इसकी जो मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो इन्होंने कब से लेकर कब तक शासन किया था, 1206 से 1210 तक। और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो दामाद थे, दामाद का नाम क्या था, इल्तुतमिश, उनको जो है इनकी जगह पर मतलब साम्राज्य इनको सौंपा गया था इल्तुतमिश ने। इनके पश्चात कौन आए थे, दामाद थे इनके, इल्तुतमिश। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, दिल्ली, जो राजधानी थी वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम अवधि तक शासन किया था खिलजी राजवंश ने। खिलजी राजवंश ने दिल्ली सल्तनत के सबसे कम शासन किसने किया था, खिलजी वंश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 से लेकर के 1210 तक। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, पहला सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान या फिर गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम जो है राजवंश का संस्थापक था। दास वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। दास वंश की स्थापना भी किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किससे संबंधित थी, तो दास राजवंश से। रजिया सुल्तान का नाम याद रख लेना, ये किससे संबंधित थी, दास राजवंश से संबंधित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो जो है चौगान खेलने के दौरान हुई थी इनकी मृत्यु। चौगान एक गेम था, उसके दौरान खेलते वक्त इनकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर जो है लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था ये गुलाम वंश। गुलाम वंश था जिन्होंने 84 वर्ष तक, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन किया था। पहला मुस्लिम वंश था ये गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया कौन से राजवंश से संबंधित थे, तो ये मामलुक राजवंश से। कौन से राजवंश से संबंध रखते थे, मामलुक से। काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था, काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी तो गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। किसने की थी, गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी। फिर आते हैं इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश और उत्तराधिकारी उसके। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा भारत में शुरू की थी तो वो किसने की थी, इल्तुतमिश ने। किसने की थी, इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान मंगोल आक्रमणकारी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था, तो इल्तुतमिश के काल में ही आया था, इसके शासन काल में आया था चंगेज खान। गुलाम का गुलाम कहा गया था तो इल्तुतमिश को क्या कहा गया था, गुलाम का गुलाम। भारत वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। इक्ता व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी भारत में, तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुतुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था तो ये बनठिया के किला मुबारक में। कहाँ पर कैद किया था रजिया को, बनठिया के किला मुबारक में रजिया को जो है कैद किया था। किसने किया था, मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने। फिर है भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में किसको जाना जाता है, तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच का जो समय है उसको दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जानते हैं। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 में। कब हटाया गया था इसको, 1240 में हटाया गया था। बंदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसने किया था इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक था मुस्लिम गवर्नर के रूप में इनको नियुक्त किया था, किसको, इल्तुतमिश ने। फिर है सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी थी, तो इनकी पुत्री रजिया सुल्तान कब बनी थी, 1236 ईस्वी में। कब बनी थी, 1236 में। मामलुक साम्राज्य की शासिका रजिया सुल्तान, मामलुक साम्राज्य की जो शासिका थी तो ये 1236 में शासक बनी थी इल्तुतमिश की पुत्री। 36 से लेकर के 40 तक दिल्ली के सुल्तान थी। वह शासक जिसके द्वारा टंका और जीतल नाम के सिक्के चलाए गए, तो इल्तुतमिश ने ही चलाए थे ये सारे सिक्के, टंका और जीतल।
रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक बनी थी और भारत के जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश यानी कि तुर्की शासक की बेटी थी। पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली थी, दिल्ली। फिर आते हैं बलबन और उसके उत्तराधिकारी। वह तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून तथा रक्त तथा लोह की नीति यानी कि खून और लोह की नीति अपनाई गई थी, तो कौन था ये? बलबन। बलबन। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया था? तो 1266 से 87 तक। कब से लेकर कब तक शासन किया था बलबन ने? 1266 से 87 तक। फिर आता है गियासुद्दीन तुगलक ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। तो ये जो त्यौहार मनाया जाता है नौरोज फारसी त्यौहार, इसकी शुरुआत किसने की थी? गियासुद्दीन बलबन ने की थी। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था, तो बलबन ने किया था। गैर इस्लामी प्रथाओं का आरंभ किसने किया था? बलबन ने। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये तुगरिल खां था। तुगरिल खां। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा की सहायक कहा था, तो ये थे बलबन। कौन थे? बलबन। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को क्या कहा था? खलीफा का सहायक। फिर आता है सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेव के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था। तो पूरा 1 वर्ष उन्होंने मेव के दमन और दिल्ली के जो निकट जंगल थे उनको कटवाने में समर्पित किया था, तो वो था बलबन। फिर है बलबन की उपाधि धारण की थी। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? उगलू खान ने। उलुग खान ने, उगलू नहीं, उलुग खान ने। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, तो गयासुद्दीन बलबन। कौन था? गयासुद्दीन बलबन। सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। फिर है बलबन ने दिल्ली के सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद के नायब के रूप में कार्य किया था। किसके रूप में कार्य किया था बलबन ने? नासिरुद्दीन महमूद के रूप में कार्य किया था, नायब के रूप में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 65 से 86 तक इन्होंने क्या है? उपाधि धारण की थी, तो जिल ए इलाही की, भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी इन्होंने, गयासुद्दीन बलबन ने। जिल ए इलाही यानी कि भगवान की छाया। फिर आता है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश कौन सा आता है? खिलजी वंश। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक थी? 1296 से 1300 जो है 16 ईस्वी तक। इस खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। संस्थापक या फिर स्थापना, एक सेकंड रुकना। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक। और जो अलाउद्दीन खिलजी है ये दूसरे यानी कि जो इनके दामाद थे, ये क्या थे? इनके दामाद। अलाउद्दीन खिलजी इनके दामाद थे, ये दूसरे नंबर के थे। पहले नंबर पे थे जलालुद्दीन खिलजी, दूसरे नंबर पे इनके दामाद ने संभाला था शासन जो है 1296 से 1316 तक संभाला था। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने भारत के जो हिंदू राज्य थे उनके ऊपर विजय हासिल की थी। हिंदू राज्यों के ऊपर विजय हासिल की थी इन्होंने, हिंदू राज्यों को जीता था। हिंदू राज्यों पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने। गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत के, गुजरात, राजस्थान।
और फिर इन्होंने क्या की थी, भूमि मापने की वैज्ञानिक पद्धति शुरू की थी। इन्होंने ही क्या की थी, भूमि मापने की वैज्ञानिक पद्धति। यहाँ पर लिख लो, इन्होंने भूमि मापने की वैज्ञानिक पद्धति किसने स्टार्ट की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनकी मृत्यु के बाद में जो है नेक्स्ट कोई भी जो है खिलजी वंश का संस्थापक नहीं, मतलब शासन संभालने वाला नहीं था। तो इसके बाद इनकी मृत्यु के 4 साल बाद ही खिलजी वंश का अंत हो गया था। 4 साल बाद खिलजी वंश का अंत। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पर पूछा है ना प्रथम शासक, तो ये जलालुद्दीन था। दूसरा था हमारा, ये रहा जलालुद्दीन। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी बस। रानी पद्मावती का संबंध कौन से शहर से था, तो ये चित्तौड़गढ़ से था। और देख लो इसमें 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा किसको पराजित किया था, लक्ष्मण सेन को। किसको पराजित किया था, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। सुल्तान के साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशाल सेना की नियुक्ति किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन के राजतत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया था। तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। इन्होंने विजय प्राप्त की थी तो सबसे पहले गुजरात को जीता था, रणथंभौर राजस्थान, फिर चित्तौड़ और वारंगल में। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन और उपज का 50% यानी कि 50% हिस्सा जो भू राजस्व के रूप में वसूला था, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी ही थे। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में हराया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी को। वारंगल में किसको हराया था, अलाउद्दीन खिलजी को। किसने हराया था, काकतीय शासकों ने। धरी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। गृहकर और धरी। 1306 ईस्वी सन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच सीमा थी, तो ये सिंधु की। कौन सी सीमा थी, सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना था, गाजी मलिक। गाजी मलिक बना था। नेक्स्ट है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सहाना ए मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। किसका, सहाना ए मंडी अधिकारी के व्यापारियों का रजिस्टर बना के रखना उनका आवश्यक था। फिर है जफर खां, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। तो इनका प्रसिद्ध सेनापति कौन था, जफर खां। फिर है दिल्ली भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। सैन्य अभियान की शुरुआत की थी इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था। किस प्रकार से इनको जानते थे, सराय अदल के रूप में। सराय ए अदल के रूप में वस्त्र बाजार को। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। खिलजी वंश दिल्ली पर शासन किया था तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया था, 1290 से 1320 तक। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था और इन क्षेत्रों को किस नाम से जानते थे, इक्ता के नाम से। इक्ता के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था, तो जिसका नाम क्या था, सिरी। सिरी नामक सैनिक नगर का निर्माण ये पूछा गया है आज स्टेट में, ये है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने था, 50% हिस्से के बराबर था। किसान की उपज के आधा हिस्से के बराबर खराज कर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था तो गयासुद्दीन तुगलक।
कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था वो करणदेव थे। कौन सा राज्य था वो? करणदेव। फिर आता है तुगलक वंश। दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षण के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत पर तैमूर ने कब आक्रमण किया था? 1398 में। कब किया था? 1398 में तैमूर ने आक्रमण। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था भारत पे? 1398। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी तो संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। फिर आते हैं मोहम्मद तुगलक। इनके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। बेगमपुरी मस्जिद और दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मूल निवासी मोरक्को का। कहाँ का निवासी था इब्न बतूता? मोरक्को। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया था तो उसके लेखक कौन थे? गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड तुगलक के लेखक। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी थी वो दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद की थी। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तो तुगलक का हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अल्लाही अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने माना था इनको। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात और दाउर सफ़ा की स्थापना की थी तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। किसने की थी इनकी स्थापना? तीनों की। एक रोजगार कार्यालय, दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा की शुरुआत तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिर आता है सर्ब। सर्ब कर लगाया जाता था तो सिंचाई के ऊपर। सिंचाई कर किसको बोलते थे? सर्ब को। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके तो अनुवाद विभाग की स्थापना कौन से जो है दिल्ली के सुल्तान ने की थी? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का सुल्तान था तो फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर के कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ अभिलेख दिल्ली से लेकर के कहाँ पर आ गए थे? ये दिल्ली से लेकर के आए थे तो ये फिरोज शाह तुगलक थी। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। रोजगार कार्यालय की स्थापना बेरोजगारी की सहायता के लिए। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में। किसके काल में लूटा था इन्होंने? तैमूर ने दिल्ली को। नासिरुद्दीन मोहम्मद। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो ये तुगलक वंश। कौन सा वंश था? तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान के ऊपर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था तो ये जीतल नामक तांबे का सिक्का किसने चलाया था? चांदी की जगह पे तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था तो ये सस्ती धातु थी। सस्ती धातु से बनी हुई थी टोकन मुद्रा। तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण 1398 में किया था। मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य में वेनिस से आया था भारत में। कहाँ से आया था ये? मार्को पोलो वेनिस से। फिर आते हैं सैयद एवं लोदी वंश। सैयद एवं लोदी वंश। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर को। फिर आते हैं बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक तो ये बहलोल लोदी कौन थे? लोदी वंश का संस्थापक। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी।
इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो ये मारे गए थे बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, और जीत किसकी हुई थी? बाबर की। फिर आते हैं गुलरुखी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजतत्व ही बंधुत्व है, राजतव ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजतव है। तो ये किसने किया था घोषणा या घोषित? बहलोल लोदी ने किया था। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वो था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान। खिज्र खान ने। दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। फिर है खिज्र खान। कौन से राजवंश से संबंध था ये? सैयद राजवंश से। सैयद। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था तो सिकंदर लोदी ने। किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517 में बना था। 1517 में। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सल्तनत कालीन प्रशासन और स्थापत्य कला। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया स्मारक कौन सा था? चार मीनार। चार मीनार किसके द्वारा बनाई गई है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख कौन था? तो दबीर ए खास। कौन था? दबीर ए खास। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्रित किया गया था खराज कर। कौन सा था? कौन सा कर? खराज कर। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को जानते थे तो दीवान ए इंसा के नाम से। जो पत्राचार थे, राज्य पत्राचार, उसको किस नाम से जानते थे? दीवान ए इंसा के नाम से जानते थे। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। फारसी। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया गया था तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो भूमि अभिहंताकन जिसको इक्ता कहा गया था उसका धारक। किसके नाम से जानते थे उसको? मुक्ति के नाम से। राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है तो इक्ता कहा गया था जिसको, अभिहंताकन को, और उसका जो धारक था उसी को बोलते थे मुक्ति। एक तरह का एक कर था। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था तो बंदगान के नाम से। जो सैन्य सेवा के लिए जो गुलामों को खरीदते थे उनको किस नाम से जानते थे? बंदगान। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक अल्लाई दरवाजा के लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। तो अल्लाई दरवाजा में कौन से पत्थर उपयोग किया गया? लाल बलुआ पत्थर का। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इंडो इस्लामिक का। इंडो इस्लामिक का कुतुब मीनार। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है तो ये पक्की हुई ईंटों और चुन्नी के गारों से बनी हुई है। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में पक्की हुई ईंटों और चुन्नी के गार से। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किया था तो किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक की। 5वें तल का निर्माण, कुतुब मीनार के जो 5वें तल था उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण करवाया था तो खिज्र खान ने। किसने करवाया था? खिज्र खान ने। खिज्र खान। कुवत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है तो दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट है दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वारा अल्लाई दरवाजे का निर्माण करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने अल्लाई दरवाजे का निर्माण, जो कि लाल पत्थर से बना है। फिर है बलुआ पत्थर से। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू की थी तो सल्तनत सुल्तान ने की थी। सुर्खी की शुरुआत। हौज ए सुल्तानी क्या है? एक बड़ा जलाशय है। हौद ए सुल्तानी के नाम से जानते हैं, बड़ा जलाशय। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम। मोठ की मस्जिद बनी थी तो मोठ की मस्जिद बनी थी सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान।
सिकंदर लोदी के काल के दौरान। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था तो राणा कुंभा ने करवाया था चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। फिर आते हैं सल्तनत कालीन साहित्य और साहित्यकार। साहित्यक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं तो ये हरिकेली नाटक से। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति कहाँ से मिली? हरिकेल नाटक से। अल बिरूनी के अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। अल बिरूनी ने तारिख उल हिंद भी कौन सी भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। फवायुद्दीन फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर विवरण है तो इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिज्जी ने। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत और कानफून यानी कि कैप्टन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है तो अल बरूनी ने किया है। फ़क्र ए मुद्दाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम है अदब उल हर्ब। सुल्तान काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया था इब्न बतूता के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया है विस्तृत विवरण? डाक व्यवस्था का इब्न बतूता द्वारा। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा था नन्या ने। अमीर खुसरो जिनको कव्वाली का पिता किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को। और भारत का तोता भी कहते हैं तो दरबारी कवि थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है तो अब्बास खान सरवानी नहीं है। नहीं पूछा है ना अब्बास खान सरवानी। तारिख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। किसके जो है लेखक हैं? तारिख ए फिरोज शाही के। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त किसने लिखी थी? तो अमीर खुसरो ने लिखी थी। किसकी कविता है? अमीर खुसरो की। भारत का तोता के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो को जानते हैं। फिर आते हैं हमारे मिलान ग्रंथ और रचनाकार। तो कौन से ग्रंथ की रचना किसने की है? ये हैं रसकौमुदी ग्रंथ है रसकौमुदी और रचनाकार है श्रीकंठ। फिर है राग विबोध सोमनाथ ने की है इसकी रचना। और चतुर्दंडी प्रकाशिता का जो रचनाकार है वो वेंकट रमन। फिर है हमारे पुस्तकें और उनके लेखक। तबकाक ए नासिरी जो पुस्तक है उसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। ताज उल मासिर के लेखक हैं हसन निजामी। तारिख उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। और तुगलक नामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। इनमें से ये दोनों जो हैं जरूरी याद कर लेना। फिर है हमारे रचनाकार और रचना। तो ये चंदायन की रचना किसने की है? मुल्ला दाऊद ने। दामोदर कवि की रचना कौन सी है? पद्मावती कथा। फिर है सोमनाथ की राग विबोध और अमीर खुसरो की है आशिका है। पुस्तक और उनके लेखक। तबकाक ए नासिरी के लेखक कौन से हैं? मिनहाज उस सिराज। तारिख ए फिरोज शाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा के अमीर खुसरो और हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। इनमें से ये दोनों जरूरी याद कर लेना और इसमें से ये तीनों याद कर लेना। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ। इनमें से ये दोनों इम्पोर्टेंट है और ये तीनों ही कर लेना। हो सकता है कोई भी पूछ ले तीनों में से। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटिकल साइंस की वीडियो है और वो वीडियो इस तरह वन लाइनर की नहीं है, वैसे वो है हमारे कॉन्सेप्ट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।